नमस्कार प्यारे मित्रों। आज आरएस भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जा रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए कुछ इतिहास विषय से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश और सावधानियां बरतने के लिए हमें क्या करना चाहिए उससे संबंधित वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूं। देखो, एक्चुअली आरएस वो एग्ज़ाम है जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में चेक करता है कि आप एट ए टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट डिसिप्लिन के साथ में कैसे हैं। आपको उस दिन सब कुछ आना चाहिए मोटे मोटे तौर पे, और सब कुछ आने का मतलब है जितने बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके कंपैरिजन में आप उस रेस में कहाँ पे हो। ये मैटर नहीं करता है कि सारे 100 क्वेश्चन जो आपके 150 हैं वो सारे ही आपको आने चाहिए। ये बिल्कुल भी जो है इसमें वेरी नहीं करता है। तो मसला क्या है कि हम कितना परसेंट पे सेलेक्ट होते हैं, हम चाहे 40% लाएं, हम 50% लाएं, जो भी कट ऑफ रहे, तो उसमें हम बाकी लोगों के साथ में कहाँ पे हैं। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और इसमें रिलेटिविटी होती है, सापेक्षता होती है कि आप दूसरों के सापेक्ष कहाँ पे हो, वो मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छी स्थिति में हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए फिर आप इतने सिक्योर नहीं होते हैं, तो फिर आपका जो एक टेम्परामेंट होता है एग्ज़ाम के प्रति, जो कमिटमेंट होता है मेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स तो क्या है, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जिसके थ्रू एक भीड़ को रोकना है कि सारी भीड़ भागी आ रही है, और 15 जो गुणा है उनको रोकना है और बाकी को एलिमिनेट कर देना है। तो ये इस एग्ज़ाम का एक फर्स्ट फेज है जिसका मार्क्स जो है वो आपकी मेंस में नहीं जुड़ेगा। तो मसला ये है कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं सारे ही, बहुत कुछ लिख दिया गया है सीधा ही। अगर यही लिख दिया जाता है कि प्राचीन काल की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत की, मैं तो कह रहा हूँ सिलेबस में आप इतना ही लिख दो ना कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं व्यवस्थाओं पर मतलब आपको पढ़ना है। तो बस फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख दो, या ऐसे लिख दो कि भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, दैट्स इट। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सिलेबस बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, और इसमें आपको ये तय करना है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई अंतिम पर्चा यहाँ पे जारी नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको यही देखना है, बट आप अगर कंफर्टेबल जोन में हैं और आप ये चाहते हो कि आपको, या फिर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं भी हैं, तो आपको एक बार ये ज़रूर देख लेना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मसला ये है, बाकी कोई खास बात नहीं है, जो कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बने रहिएगा, लेकिन फाइनली ये ज़रूर देखना है। देखो, एक्चुअली हर एक एरा जो होता है, हर जो सिविलाइजेशन होती है, टॉपिक होता है, उसका अपना एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बाकी लोगों से ज़्यादा मिलता है। यही स्मार्ट स्टडी होती है जो स्मार्ट लोग करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन, या जिसको हम नगरीकरण, और ट्रेड, व्यापार जिसको हम बोलते हैं, इन दो को आप थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि ये सभ्यता अपनी व्यापारिक गतिविधियों और अपने बेहतरीन अर्बनाइजेशन सेटअप के लिए ही जानी जाती है। इसके बाद सेकंड आपका वैदिक सिविलाइजेशन है। तो वैदिक सिविलाइजेशन बहुत लेंथी टॉपिक है, और इसके अंदर आप केवल लिटरेचर का पार्ट को एक बार ढंग से देखें। उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद, ये देख लेना थोड़ा सा। ठीक है। लेटरली आप नेक्स्ट उसमें चलते हैं, तो महाजनपद काल में हम चलते हैं। महाजनपद काल से जरूर क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी, और इसमें जैसे 16 महाजनपद हैं, कहाँ लिखा हुआ है, किस किस ग्रंथ में है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र वगैरह जो भी हैं उन सभी के अंदर। और फिर आपका जो साउदर्न जो पार्ट है,
यानी जो दक्षिण भारत में कौन सा सदर्न एरिया में कौन सा जो है वो महाजनपद है, तो अस्मक है, उसकी राजधानी पौदेन या पोटिल है। सर्वाधिक उत्तर पश्चिम में काम्बोज है, गांधार है, सॉरी गांधार है, और तक्षशिला उसकी राजधानी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कितने गंगा घाटी में, कितने गंगा घाटी से बाहर हैं, लाइक दिस। और एक महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उनकी कैपिटल्स क्या हैं, और मगध और खासतौर से जो अवंती महाजनपद है उनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर एक ट्रेंड्स आते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, कि जैसे महाजनपद काल आया तो वहाँ पे एनबीपीडब्ल्यू मृद भांड आ गए। फिर हिस्टोरिकल एज की शुरुआत होती है, लोहे का प्रयोग होता है, और नगरीकरण, दूसरा नगरीकरण हो जाता है, जंगल काटे जाते हैं, अधिशेष मूल्य बचता है यहाँ पर, अधिशेष उत्पादन होता है जो ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है, तो व्यापारिक श्रेणी आती है, बैंकिंग सिस्टम आता है, महाजनी प्रथा शुरू हो जाती है, प्याज का धंधा शुरू हो जाता है, और उसको ब्राह्मण और जैन धर्म सपोर्ट करते हैं, वैदिक धर्म सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ब्राह्मण और जैन धर्म की सफलता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में थोड़ा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट अप किया जा सकता है। एक एनबीपीडब्ल्यू जिसको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं, मृद भांड जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मौर्य काल का भी ये प्रमुख मृद भांड है ऐसे। इसके बाद में थोड़ा सा आप जैसे मगध है तो उसमें हर्यक वंश है, ये नाग वंश है, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे, नंद वंश तक का। फिर मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगी। मौर्यन डायनेस्टी की जो वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को देखते हुए फिर सीधा प्रशासन देख लेंगे इसमें, और एक आर्ट का पार्ट भी इसमें आता है, जैसे कि मौर्य पिलर्स वगैरह जो हैं, और उनकी जो स्कल्पचर्स जो है, जो मूर्तियाँ वगैरह जो हैं, ये भी आप थोड़ा सा देखेंगे। और क्योंकि लोक कला है, खास तौर से इसके अंदर जैसे कलात्मक पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे स्तंभ तो है ही है, महल है, स्तूप हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला में भी खास तौर से जो लोक कला है, यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ वो पूछी जाती हैं, जैसे परखम मथुरा से यक्ष की मूर्ति है, ऐसे इस टाइप में है ना। और एक वो चामर ग्राहिणी जो है यक्षी की मूर्ति मिलती है, लाइक दैट। ये कुछ क्वेश्चन जो जरूर पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। एक जो अशोक के द्वारा जो धम्म जो था उसको प्रेवलेंट किया गया, तो अशोक वाला तो आप पूरा ही देख लेंगे, बुद्धिज्म को सपोर्ट किया गया वो भी थोड़ा पार्ट है। उसने वो किस के द्वारा ट्रेंड हुआ था, निग्रोध वगैरह, उपतिश जो उपगुप्त वगैरह जो हैं वो सारा देख लेना ऐसे। 30 उपगुप्त और ये निग्रोध सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके टीचर थे, उन्होंने उसको ट्रेंड किया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक इंस्क्रिप्शन से संबंधित आता है, जो रॉक एडिक्ट्स वगैरह जो हैं खास तौर से, उसमें आप जैसे शिलालेख हैं तो कितने नंबर में, जैसे नॉन वायलेंस वाला है पहले में आता है, 5वें, पहले शिलालेख नंबर 1 में आता है, फिर स्तंभ लेख नंबर 5 में आता है, पड़ोसी राज्यों का शिलालेख नंबर 2 में आता है, और फिर शिलालेख नंबर 13वें में भी आता है, लाइक दिस। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर से संबंधित जो जो चीज़ें हैं खास तौर से वो देखना है इसके अंदर। इसके बाद में फिर सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, ये तो आप देख ही लेंगे। और एक मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा स्पेसिफिक है, इसके अंदर 10 तीर्थ हैं, 18 तीर्थ हैं उसमें, और 26 अध्यक्ष हैं ऐसे, लाइक ये है, ठीक है ना। तो एक मोटा मोटा स्केलेटन सा देख के, और फिर आप गुप्ताज में आते हैं, तो गुप्ताज में कल्चरल पार्ट आपको देखना है, स्पेशली समुद्रगुप्त को देख लेना है थोड़ा सा। उसकी प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है, वो दक्षिणी 12 राज्यों के साथ अपनाई गई। और यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य, जो आपके पश्चिमी और पूर्वी राज्य थे उनके साथ भी, जैसे सर्व करदान, आज्ञाकरण और आवागमन, है ना, ऐसी जो नीतियां अपनाई गई, प्रणाम, आवागमन, सर्व करदान, आज्ञाकरण, ये जो पॉलिसी है, और उनको सबऑर्डिनेट पोजीशन में उन्होंने डील किया था। आर्यावर्त में प्रसवोधवन की नीति है, वो थोड़ा देख लेना जरूर से। और प्रयाग प्रशस्ति की कौन कौन सी लाइंस वगैरह में है, क्या क्या है, ये भी ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि फिर वीडियो में हम क्या क्या पढ़ना उसको कैच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये लेथार्जियस रहेगा, पैनिक भी होगा आप लोगों के लिए। एनीवेज, तो ये है। और उसके बाद में खास तौर से फाउंडर कौन है, ये मोटे मोटे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। प्रथम महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऐसे नॉर्मल सी बातें, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, बस इतने 3 लोग देख लेना। उसके बाद में कल्चरल पार्ट देखना है इसमें, खास तौर से चित्रकला का पार्ट है, जो आपकी अजंता की चित्रकला है और बाघ की चित्रकला, इसको देखना है। और उसके बाद लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कालिदास की, विशाख दत्त की, शूद्रक की रचना मर्चकट्टिकम आउटस्टैंडिंग है, जो पूछी जाती है जनरली। और बाकी कालिदास के जो
ड्रामा वगैरह हैं वो भी पूछ लेते हैं। अमर सिंह का अमर कोश है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, फिर ये रामायण महाभारत जो संहिताएं ये सब कुछ यहीं पे लिखी गई थी। इसके अलावा जो स्मृति ग्रंथ है उनका संकलन है, तो वो सारा लिटरेचर का पार्ट है, वो जरूर आप देखेंगे। आर्यभट्ट की रचनाएं हैं, फिर ब्रह्मगुप्त का है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम है, वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका वगैरह सब कुछ है ना। वाग्भट का अष्टांग हृदय, पाल कार्पे का हस्तायुर्वेद, फिर होली स्रोत सालिहोत्र का, ये ऐसे शटाशट शटाशट आपको इसमें बहुत फास्ट रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम फास्ट रिवीजन करते हैं तो ना केवल हमारा सिलेबस जल्दी होता है बल्कि हमें कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत शानदार आता है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में यहाँ से सीधा स्किप करना, थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना। हवेनसांग जो था उसके बारे में थोड़ा सा देखना कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताया था, कि यहाँ के जो फाउंडर थे वो आपके शिलादित्य जो शक्रादित्य थे, जो कुमारगुप्त फर्स्ट के लिए यूज़ किया। शिलादित्य उसने हर्ष को कहा, हर्ष को उसने फीसे भी कहा। वो 629 से लेकर 45 तक रहा। प्रयाग महामोक्ष परिषद, कन्नौज धर्म सम्मेलन सब में शामिल हुआ। कांची विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, ठीक है। और धर्म रत्न धर्मगंज जो धर्मगंज जो है उसका नालंदा का जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बताया उसने कि रत्नोदी, रत्न सागर, रत्न रंजक, 3 इसके भाग थे, लाइक दिस। तो ये कुछ थोड़ा सा आपको बताना है। और नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया, बख्तियार खिलजी वगैरह, ये सारा आपको एक एज ए होल देख लेना है, राइट। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है, जो बाद में पाल डायनेस्टी के अंदर प्रेसिडेंट हुए थे, वो भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी में देख लेना। फिर बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन जो देखेंगे वो रिलीजियस मोमेंट में रहेगी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वो बहुत ज़बरदस्त है इसमें, खास तौर से उनके टीचिंग्स हैं वो जरूर देखने हैं आपको, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के टीचिंग्स क्या हैं, और उनके कुछ जो लिटरेचर है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, राइट। और उसके बाद में साउथ इंडिया में चलते हैं। तो साउथ इंडिया के अंदर आपके पल्लव जो हैं, पल्लव हैं, चोलाज हैं, और चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये 4 शक्तियां रहेंगी। तो उन पल्लवों के स्पेशली मंदिर पूछते हैं आपको, जैसे महेंद्र वर्मन शैली का मंदिर है, फिर राज सिंह शैली का मंदिर है, ऐसे, ठीक है ना। रथ मंदिर है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट वाला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे, और उसके बाद में फिर आपका राज सिंह शैली के मंदिर हैं, लाइक दिस। महेंद्र वर्मन मंदिर है वो मंडप शैली के हैं। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो आपके रथ शैली के मंदिर आ जाएंगे, जिसमें वो सप्त पैगोडा के नाम से हैं, वैसे मंदिर 8 हैं, तो वो भी जनरली पूछते हैं। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर बहुत गजब है, जो आपके राज सिंह शैली का मंदिर है, उसको आपके अ, ये जो नरसिंह वर्मन सेकंड है उनके द्वारा उसको फाउंड किया गया था। तो वो एक इमारती मंदिर है, इसलिए आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वो तमिलनाडु में है, और ये पल्लवों का सबसे बेस्ट मंदिर है, राइट। ऐसे एक एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है जो कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। तो मंदिरों का स्टेटस जरूर देखेंगे आप। फिर जैसे चोलाज में चलेंगे तो वहाँ पे द्रविड़ स्थापत्य शैली में, जैसे आपके विमान शैली के मंदिर हैं, उसमें कांची का ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो जैसे आदित्य प्रथम है, विजयालय है, इनके बारे में पढ़ते हुए फिर प्रांतक फर्स्ट का चोलाज में अगर आप पढ़ते हो तो फिर प्रांतक फर्स्ट का स्थानीय सुशासन थोड़ा सा देख लेना। फिर राजराज फर्स्ट जो है उसकी श्रीलंका की विजय है, मंदिर वाला काम है। और एक जैसे उसकी कुछ उपाधियां हैं, अरुमोली वर्मन, शिवपाद शेखर वगैरह जो है वो थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट जो है उसकी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है कड़ारम कोंड की विजय है, वो जरूर देखना। संपूर्ण श्रीलंका जीतना, नेविगेशन को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जरूर देखेंगे आप, ठीक है। फिर चोलों के थोड़े से मंदिर, और चोलों से यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे नाना देशी, मणिग्रामम, जो व्यापारिक जो श्रेणियाँ थी उनके बारे में भी पूछते हैं। और फिर जैसे वीरपत्तनम जो है वो ट्रेड सेंटर, इस टाइप में जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको पूछते हैं। और ये देखना वलंगे अडंगे कौन से वर्ग थे, लाइक दैट। फिर आलवार नयनार भी यहाँ पल्लवों के अधीन थे, तो वो भी वैष्णव और शैव भक्ति संत के रूप में आपको पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, राइट ना। एंड फिर जैसे राष्ट्रकूटों का जरूर पूछते हैं। ध्रुव फर्स्ट जो था वो फर्स्ट था जो नॉर्थ इंडिया में आया था विंध्याचल को पार करके, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे अमोघ वर्ष जो था वो जैन था, जैन धर्म का एक तरीके से फॉलोवर था। और कविराज मार्ग रत्न मलिका नामक उसने ग्रंथ लिखा था। कन्नड़ भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था। पंपा, पोन रन इन्हीं राष्ट्रकूटों के अधीन रहते थे, लाइक दिस। कृष्ण थर्ड जो था
उसने रामेश्वरम में जो है अपना विजय पताका लगवाया था। जबकि जो ध्रुव प्रथम है उसने अपने झंडे में गंगा यमुना का चिन्ह अंकित करवाया था। राजेंद्र फर्स्ट जो है वो गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया और उसने महिपाल फर्स्ट नामक पाल वंशीय शासक को पराजित किया था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, लाइक दिस। तो ऐसा है, राइट ना। फिर थोड़ा सा पल्लवों में आते हैं तो वातापी के सॉरी, चालुक्यों में आते हैं तो वातापी के चालुक्य हैं। और उसके अंदर पुलकेशिन सेकंड है, वो उसको देखना है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और उसका ऐहोल प्रशस्ति है रवि कीर्ति जैन के द्वारा लिखित, उसमें कुछ उपलब्धियां हैं उनके और जीत की। और शकलोत्तर पद्मनाथ की उपाधि है आपके हर्षवर्धन की, ये भी थोड़ा सा देख लेना है। तो इस तरीके से है। फिर एक स्पॉटेड है कि किसकी राजधानी कहाँ है, कि वातापी है चालुक्यों की राजधानी है। फिर जैसे कल्याणी है, ऐसे राष्ट्रकूट जो हैं तो उनकी कहाँ पे है। फिर कांची है वो पल्लवों की है। ऐसे इस तरीके से आपको ये देखना है। कैपिटल स्पोर्ट, फाउंडर और महत्वपूर्ण मंदिर, कोई बहुत फेमस और बहुत फेमस राजा, तो मोटी मोटी जानकारियाँ आपको ले लेनी है इसमें। इसके बाद मिडवेल इंडिया में आ जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको भक्ति और सूफीज्म पढ़ना है स्पेशली। और सल्तनत काल में आप देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ एक चीज़ें, थोड़े अलाउद्दीन के बारे में, बाकी सीधा का सीधा आप चलेंगे। अ, हाँ, तो मुझे लगता है थोड़ी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया कब से वॉइस में प्रॉब्लम है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा रिकेप दोबारा से कर देता हूँ। हम साउथ इंडिया की बात कर रहे थे, और साउथ इंडिया में मैंने बताया था कि आपको जो पल्लव देखने हैं, खासतौर से पल्लवों की जो मंदिर हैं वगैरह वो देखना है, मंडप शैली के, रथ शैली के, ये सारे। और ख़ास तौर से कांची का कैलाशनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरसिंह वर्मन सेकंड जो थे, जो राज सिंह थे, उनके समय ये मंदिर बनाया गया था। और ये इमारती मंदिर है। इससे पहले रथ शैली के मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के हैं जो महाबलीपुरम में है। और ये कांची में है कैलाशनाथ मंदिर। तो वो महाबलीपुरम में जो है वो रथ मंदिर हैं, जो ऐसे माना गया है कि शिव के मंदिर हैं। और उनके अंदर उन्हें सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये है। और पल्लवों के अधीन फिर जैसे पल्लवों के बाद में चोल आते हैं। तो विजयालय फाउंडर है। फिर आदित्य फर्स्ट जो है उसने अपराजित वर्मन को पराजित करके वास्तव में इसकी सत्ता स्थापित की। फिर राजराज फर्स्ट है, उसने परांतक फर्स्ट है, उसने यहाँ पे स्थानीय सुशासन लागू किया था। और परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरू अभिलेख है, उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। और फिर राजराज फर्स्ट है तो उसकी शिवपाद शेखर, अरुमौली वर्मन, ऐसे कई उपाधियां हैं, वो देखेंगे। उसने राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कांची आपके यहाँ पे तंजौर या तंजावुर में, ठीक है, जो इनकी राजधानी भी थी। और इसका सबसे बड़ा विमान है, ये बहुत फेमस मंदिर है। श्रीलंका का आधा भाग भी इसने जीता था।
तो राजराज फर्स्ट जो था, उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो है वो है आपके राजेंद्र फर्स्ट, जिसने श्रीलंका को पूरी तरीके से जीता और दक्षिण पूर्व एशिया में कडारम कोंड की विजय हासिल की इसने। ठीक है। और उत्तर भारत में महिपाल फर्स्ट को पराजित करके इसने जो है गंगईकोंड चोल की उपाधि प्राप्त की और गंगईकोंड चोलपुरम अपनी राजधानी का नाम किया। चोल गंगम जो है इन्होंने जो है एक तरीके से झील जो है उसका निर्माण भी करवाया था। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर इनके जो स्पेशल जो है वो राजा जो हैं उनके जो फिर जैसे कुछ सामाजिक वर्ग हैं वो देख सकते हैं आप, जैसे वलंगे है, इडंगे है। फिर ट्रेड में मणिग्रामम, जो नाना देशी जो कुछ जो ट्रेड गिल्ड्स हैं या व्यापारिक श्रेणियां हैं उनके बारे में देख लो, नाम नाम से देखने हैं बस। वीरपत्तनम बस्तियां थी, व्यापारिक बस्तियां थी ऐसे। फिर जैसे इनका जो कलंजू कासू है वो इनका जो गोल्ड कॉइन था उसका नाम है। ठीक है। इनके बंदरगाह वगैरह जो हैं ये पुहार, कावेरीपत्तनम वगैरह, ये थोड़ा सा देख लेना। सालियूर है, तोंडी है, मुसिरी है, मुजीरस जिसको अपन बोलते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा सा पार्ट इसमें देखना। एक थोड़ा संगम एज है उसके भी कुछ एक चीज़ देखनी है आपको, ज़्यादा नहीं देखनी, कि संगम जो है वो कितने थे, 3 थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए सबसे जो प्राचीन राजवंश है वो चेर है, लाइक दिस। फिर इनके जो क्या क्या निशान हैं वो आपको देखने हैं, जैसे मछली है, कार्प वगैरह जो है, सिंह बाघ है ना, धनुष है ऐसे, इस तरह का। फिर कारिकाल नाम का जो चोल वंश का राजा है संगम काल का, उसके बारे में देखना है। और चेरों का एक सेन गुटवन है उसके बारे में देखना है आपको। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मणिमेखले है, शिल्पदीप कारम है, और ये जो कुछ रचनाएं हैं तिरुकुरल या कुरल जो है उसको, और विल्लुईपत्तूर वगैरह जो है, ये थोड़ा सा देख लेना आप इसमें। और हल्का सा लिटरेचर देखना है, कुछ ज़्यादा साउथ वाला जो है। संगम काल की कितने संगम हुए, 3 हुए। संगम का अर्थ परिषद होता है। पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया, 3 संगम हुए। 3 संगमों के स्थान और उनके अध्यक्ष देख लेना। ठीक है। और कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रकूट है तो उसके अंदर जैसे ध्रुव फर्स्ट है, तो पहला बंदा साउथ का जो नॉर्थ में आया विंध्याचल पार करके, अपने झंडे में गंगा यमुना का चिन्ह अंकित करवाया। और उसके बाद में अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष की जैसे जो जैन धर्म के प्रति निष्णातता थी उसको देखना है। थोड़ा सा कविराज मार्ग और जो रत्नमलिका नाम की रचनाएं उसने लिखी। पंपा पोन रन इनके त्रिरत्न थे कन्नड़ के, जो राष्ट्रकूटों के यहाँ पे थे। कृष्ण थर्ड जो था वो लास्ट रिमार्केबल आदमी था, और उसने रामेश्वरम तक विजय प्राप्त करके अपने विजय ध्वज वहाँ पे लगा दिया था। तो थोड़ा सा ये देख लेना इस तरीके से, ठीक है ना। और वातापी के चालुक्यों में पुलकेशिन सेकंड को देख लेना, उसके द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करके ऐहोल प्रशस्ति में अपनी प्रशंसा को अंकित करवाना। और एक उसके महेंद्र प्रथम जो था कल्याणी सॉरी कांची का पल्लव, उसको पराजित किया उसने, और उसने कांची कोंड की उपाधि ली। फिर वापस नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने उसको पराजित करके मार दिया और उसने वातापी कोंड की उपाधि ली। तो ये क्रॉस टैली थोड़ी सी देख लेना आप। इसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला जो पार्ट है वो मैंने बताया आपको, कि जैन और बौद्ध धर्म भी आपको स्पेशली देखने हैं, और उसमें टीचिंग्स हैं उनकी, और उनका लिटरेचर जरूर देख लेना बस। और बाकी जैसे बुद्धिज्म से संबंधित कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जरूर देख लें। जैन धर्म के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन धर्म के मंदिर मंदिर देख लेना हल्के से। उसके बाद आपके भक्ति और सूफी आता है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, और भक्ति और सूफी में से आपको पक्का प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें आप ये जैसे कि कौन सा भक्ति संत किस श्रेणी में है, सगुण है या निर्गुण है, किसने कौन सा मत या वो पंथ दिया, वो देख लेना है। और सूफीज्म के अंदर कौन से सिलसिले कब आए, जैसे कि सबसे पहले चिश्ती आए, फिर आपके सूरावर्दी आए, ऐसे इस तरीके से आपको सीक्वेंस देखनी है। फिरदौसी है ना, फिर जो कादरी है, सतारी है, नक्शबंदी है, ये इसकी फ्रेमिंग एक साथ करनी है। इनके फाउंडर कौन है और इनकी पीठ कहाँ पे है, जैसे कि मान लो अजमेर में है, या फिर सिंध में है, मुल्तान में है ना, ऐसे देखना है आपको। और बिहार में है या फिर जौनपुर में है, तो ये सबकी देख लेना, सबके फाउंडर देख लेना। और इसके अलावा फिर सूफियों की शब्दावली आती है थोड़ी सी, पीर मुरीद मुर्शीद वगैरह जो है, समा क्या होता है, खानका क्या होती है, जमायत खाना क्या होता है, लाइक दिस, ये थोड़ा सा देखना है। और भक्ति आंदोलन जो है उसके अंदर भक्ति संतों की कैटेगरीज देखना, निर्गुण सगुण कौन है, किसने कौन कौन सा पंथ दिया, भाई रुद्र संप्रदाय का संस्थापक कौन है, परब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज ने दिया,
अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क ने दिया, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया। तो इस तरीके से आपको वेरी फ्रेंकली जो मोटा मोटा ऊपरी ऊपरी तौर पे देखना है, ठीक है। इसके बाद में सल्तनत डायनेस्टी है, तो सल्तनत डायनेस्टी में आपको लिटरेचर देखना है एक, तो एक उनका आर्किटेक्चर देखना है, स्थापत्य, जिसमें उनके नगर वगैरह हैं, मकबरे हैं वो। और ख़ास तौर से जैसे सुल्तान गढ़ी का पूछ लेते हैं मकबरा, है ना। और जैसे मदरसा मुइज़ी पूछ लेते हैं, जो सबसे पहला मदरसा बना था, सुल्तान गढ़ी पहला मकबरा है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की जो इमारतें हैं वो पूछते हैं, खास खास तौर से। और सीरी जो नगर बसाया उसने वहाँ पे, और जो 1000 सितून महल बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया वो। इसके अलावा फिर तुगलकों की जो सलामी पद्धति की दीवारें हैं वाले जो भवन है, उनके बारे में पूछते हैं थोड़ा, तो वो भी आपको इसमें देखना है हल्का सा। और अपन बात करते हैं इसमें, तो देखा जाए तो आपके लोदियों के जैसे अष्टभुजाकार मकबरे हैं, उनके बारे में सिकंदर लोदी का डबल डोम वाला पहला मकबरा है, गार्डन के बीच में बना हुआ है ना, ऐसे। फिर एक खाने जहाँ तिलंगानी का अष्टभुजाकार मकबरा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिकली पूछी जाएंगी। मोट की मस्जिद जो है मियाँ बुआ की है, ऐसे। तो सीधे सीधे मोटे मोटे क्वेश्चन है, वो जरूर आने चाहिए आपको, छोटे तो छोड़ सकते हो आप। बाकी इसके अंदर आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा देख लेना। बाकी कोई देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर आप सब कुछ देखेंगे तो फिर क्या छोड़ेंगे क्या नहीं। मध्यकाल में अगर आते हैं मुगलों में, तो मुगलों की आपको वही देखना है, लिटरेचर देखना है और कला देखनी है। कला में जैसे आपके चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, और चित्रकला में जहांगीर से संबंधित चीज़ें पूछ लेते हैं, और स्थापत्य में शाहजहाँ से संबंधित आनी चाहिए। फिर भी मोटे मोटे प्रश्न हैं, वो आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं है। बाबर की काबुली बाग मस्जिद है, पानीपत की, ठीक है। और संभल की जामा मस्जिद है, संभल की मस्जिद है। और अयोध्या वाले तो आजकल कोई पूछता नहीं है, चार बाग पद्धति के फाउंडर हैं। फिर हुमायूं के टाइम में दीन पनाह महल बना, ये वो नॉर्मल सी बातें हैं। अकबर के समय 5 किलों का निर्माण हुआ, इलाहाबाद का, अटक का, है ना, अजमेर का है, लाहौर आगरा का है, ये सब। फतेहपुर सीकरी की फाउंडेशन आई, उसके अंदर फिर आपको जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा देखना है, शेख सलीम चिश्ती की, मरियम उजमानी का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल। फिर आपके जो पंचमहल है, ये जो पिरामिड नुमा है, बौद्ध शैली में बना हुआ है, वो भी देखना है। 5 मंजिला है, ये भी पूछते हैं कई बार, है ना। और फिर ये फतेहपुर सीकरी का गौरव वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली से आप देख लें। स्थापत्य तो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। शाहजहाँ के समय गोल्डन एरा था, और फिर तख्ते ताउस जो है उसका, और ताजमहल का निर्माण, ये स्पेशली देखना है आपको, ठीक है। और फिर लाल किला है, रेड फोर्ट वगैरह, फिर उनकी दिल्ली की जामा मस्जिद है। फिर रबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगजेब का है, औरंगजेब के समय अपनी बीबी के द्वारा बनवाया गया, मतलब सॉरी, औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए बनवाया था, है ना। और एक मोती मस्जिद है, वो उसने दिल्ली में बनवाई। एक मोती मस्जिद आगरे की है, जो बहुत सुंदर मस्जिद है, आगरे के किले की, वो शाहजहाँ के समय की है, ऐसे। तो इस तरीके से कुछ आपको मोटा मोटा सा देखना है। फिर एक शैलियों के बारे में पूछ लेते हैं कि मुगल स्थापत्य जो शैली थी वो मुगल शैली थी, जिसमें ईरानी और हिंदुस्तानी और मध्य एशियाई शैलियों का समन्वय था। मेहराब और मीनार जो है वो आपकी ली गई थी मुस्लिम शैली से, और फिर स्तंभ और सैतीर हैं वो लिए गए यहाँ से। तो मेहराब, मीनार और डोम, गुंबद, ये मुस्लिम शैली से हैं, और बाकी हिंदुस्तानी शैली से। इस तरीके से उसको फिर मुगल शैली नाम दिया गया। फिर पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर आपको जैसे बेहजाद के चित्र पूछ लेंगे, बाबर नामा में लिखे हैं, बाबर ने, पूर्व को राफेल कहते हैं उसको, हेरात का निवासी था, मूलतः पर्शियन था, ठीक है, ऐसे। फिर आपके जैसे हुमायूं दो चित्रकार लेके आया, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। मीर सैयद अली को हमजा नामा चित्रित करवाया, 1200 चित्र हैं। मीर हमजा के जीवन काल से जुड़े चमत्कारिक दृश्यों को इसमें प्रदर्शित किया है। मुगल काल की पहली जो है चित्रित ग्रंथ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने हैं। और उसके बाद में फिर वो जितना भी जो है दसवंत बसावन वगैरह है, वो अकबर के काल में, वो देख लेना आप, है ना। हमजा नामा का पूर्ण करने का श्रेय जो है वो अकबर के समय इसी को है, लाइक दिस। तो पेंटिंग पूरी देखेंगे आप, स्थापत्य देखेंगे, और इसका लिटरेचर देखेंगे। यही बात आपको सल्तनत काल में देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में आप सीधे 1857 की क्रांति में चले जाएंगे। 1857 की क्रांति राजस्थान और भारत दोनों लेवल पे आपको देखनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, यूनिक क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद सीधे ही
1857 क्रांति में जनरली क्या है, इसके स्वरूप के प्रश्न पूछते हैं। किसको सैनिक विद्रोह कौन मानता है, ये कौन मानता है, कुछ बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर कुछ जो हीरोज हैं खास तौर से 4-5 स्पॉट हैं, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स किस किस ने उसको सप्रेस किया था वो पूछ लेते हैं। तो जैसे नाना साहब हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, उनकी जो उनका जो एक्टिविटी एरिया था वो कौन सा था वो पूछेंगे आपको। और इसके अलावा फिर इसके इम्पैक्ट हैं उसमें, जैसे विक्टोरिया की घोषणा है वो किस कहाँ पे हुई, किसने की, 1 नवंबर 1858 वाली कैनिंग की इलाहाबाद की घोषणा है वो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है उसके अंदर आपको खास तौर से जो इंस्टीट्यूशन है आपकी बंगाल की, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, उसके बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, और उसके बाद में फिर आपके इंडियन इंडिया लीग है, इंडियन एसोसिएशन है, फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लाइक दिस, ये सारी चीज़ें आपको पूछते हैं। और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई गई ऐसे। और उसके बाद में लॉर्ड लिटन की जो 1878 की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, और इसके आपके जो समाचार पत्र अधिनियम वाला है वर्नाकुलर, और शस्त्र अधिनियम 1878, सिविल सेवाओं में 21 से 19 करने वाला 79 का है, दिल्ली दरबार 77 का है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिर आपका जो हिल्बर्ट बिल विवाद 1883 का है, ये चीज़ें भी आपको पूछते हैं। ये सब राष्ट्रवाद के उदय के कारण हैं। फिर मद्रास महाजन सभा है और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसके फाउंडेशन और इनके जो संस्थापक हैं वो 1884 मद्रास महाजन सभा है, 85 में ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। उसके बाद फिर उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो उदारवादी नेता कौन कौन है, उनके तरीके क्या थे, और उसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं में कौन कौन थे। फिर कांग्रेस के सम्मेलन जो हैं इस दौरान कौन कौन से हुए, तो पहले 4 देख लेना, फिर जो अंग्रेज बने वो, फिर नौरोजी 3 बार बने वो देख लेना, और अंग्रेजों ने किस किस में अध्यक्षता की वो जरूर देखना है। फिर पहली महिला जो है एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, गांधी जी का सम्मेलन, जनगण मन वाला 1911 वाला देख लेना, 7 वाला सूरत फूट वाला देखना ही है, 6 वाला भी देखना है, 5 वाला देखना है, और बाकी ठीक है 1893 और 96 देख लेना। और इसके बाद 1917 का हो गया, 24 का हो गया, और 25 का भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सीधे 29 में आ जाना, और फिर 31 में कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार वाला ये, और उसके बाद फिर आपका 36 का जो है ये आ जाएगा, 37 का जो नेहरू जी के हैं, और लखनऊ फैजपुर वाले, और उसके बाद फिर हरिपुरा अधिवेशन 38 का, और त्रिपुरी 39 का, जिसमें कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और उसके बाद फिर कोई स्पेशल देखने की आवश्यकता नहीं है, 40 से 45 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ, ठीक है ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये देखने हैं। और प्रमुख गवर्नर जनरल हैं वो थोड़े से आप 1885 से देख लेना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे हीरोज में देखें तो तिलक देखना, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, और फिर प्लेग हत्याकांड को इंस्पायर करने की कलम लिखी उसने केसरी में, वो देखना थोड़ा सा। और फिर 1907 में सूरत फूट हुई, और 8 के अंदर जो उन्हें 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया, और उसके बाद वापस आए, फिर उन्होंने जो है किस तरीके से गीता रहस्य लिखी थी मांडले में ही, वो देखना है। और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस जो है वो भी देखना, आर्कटिक होम ऑफ वेदास के नाम से है वो बुक है, उसके अंदर आर्यों की उत्पत्ति जो है उत्तरी ध्रुव से बताई गई, वो देखना है, ठीक है ना। आ, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है इसमें, तो इसके उत्सव हो गए। फिर सर्विस एंड सेक्रीफाइस इसका स्लोगन था। फिर होम रूल लीग जो है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये चीज़ें तो आपको देखनी देखनी है। और वैलेंटाइन सिरोल ने इसको अशांति का जनक बताया, मानहानि के लिए वहाँ चले गए, 1 अगस्त 1920 को चले गए। फिर लाल बाल पाल के बारे में हल्का सा देखना है। और उसके बाद आपके जो इवेंट्स हैं, 1905 में बंगाल विभाजन है, फिर स्वदेशी आंदोलन एस एन बनर्जी के नेतृत्व में, फिर उसके दिल्ली सेंटर, और उसके फिर आपके इधर अ, बंगाल वगैरह जो है के अलावा फिर दिल्ली है, फिर साउथ में भी है, और बॉम्बे में भी है, पंजाब में भी, ये सब सेंटर थे। लाला लाजपत राय, तिलक, इन सभी ने डील किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया। तो ऐसे फिर इसका न्यूज़पेपर कौन सा है, फिर यहाँ वंदे मातरम गीत गाया मुख्य तौर पे, फिर अमार सोनार बंगला यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था।
फिर भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, नंदलाल बोस भी राष्ट्रीय पेंटिंग से जुड़े थे। ये इसकी उपलब्धियां हैं। फिर आपके यहाँ पे 1906 में शिमला शिष्टमंडल और मुस्लिम लीग की स्थापना है। 7 में सूरत फूट है। 8 के अंदर फिर जो है 9 में है मार्ले मिंटो। 11 में दिल्ली जो दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के आने पे। 12 में राजधानी वापस कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हुई, और कलकत्ता मतलब राजधानी जो है यहाँ पे स्थापित हुई, और वापस बंगाल का विभाजन है वो डिसमिस करके उनको मर्ज कर दिया गया दोबारा से। ये और फिर हार्डिंग षड्यंत्र जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। हार्डिंग पे बम फेंका गया, लेकिन महावत मारा गया और पत्नी को चोट आई, और उसमें रास बिहारी बोस वगैरह और ये सारे जो है कई लोगों को फांसी हुई, 4 लोगों को। और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। फिर यहीं पर जो पिंगले थे, 1915 में एक लाहौर षड्यंत्र हुआ था। यहाँ पे सरकार के विरुद्ध हथियार वगैरह बना रहे थे, तो वो देख लेना, पहला लाहौर षड्यंत्र, जिसमें मिस्टर पिंगले जो थे उनको फांसी हुई थी। फिर एक कामागाटा मारू है 1914 का, वो देखना है। फिर 16 का होम रूल, 2 लीग हैं, एक तिलक की, एक एनी बेसेंट की। फिर 17 में 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा हो जाती है, और 1918 को मांटफोर्ड जो सुधारों का प्रपोजल आता है। 1919 में जो है वो आपके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 का भारत परिषद अधिनियम पारित हो जाता है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है, द्वैत शासन की स्थापना होती है इसी के द्वारा। और फिर 1917 में जो है रोलेट, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है। 18 में वो अपने प्रपोजल तैयार करती है। 19 में जो है वो रोलेट एक्ट पारित हो जाता है, और गांधी जी इसके खिलाफ रोलेट सत्याग्रह करते हैं 19 में। और फिर जलियांवाला बाग, और फिर उसकी हंटर कमेटी की अपर्याप्त रिपोर्ट, और फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और खिलाफत का मुद्दा भी 1919 का है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको एक सीक्वेंस में देख लेनी है, और ये घटना है उनको फटाफट आप देखेंगे, ठीक है ना। जैसे 17 अक्टूबर है, उसको 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे डेट वाइज भी देखनी पड़ेंगी, है ना। ओके। एंड लेटरली फिर जैसे असहयोग आंदोलन है, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। फिर गांधी जी इसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, जैसे कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ, फिर नागपुर में इसको रिकन्फर्म किया गया। फिर यहाँ पे जो है 1900 जो चौरी चौरा कांड हुआ था, 4 और 5 फरवरी में थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में 5 ही है वो। और फिर जो है 12 फरवरी को इसको कॉल बैक कर लिया गया। उसके बाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में जनवरी में, और CR दास और मोतीलाल नेहरू की देखरेख में। इनका परफॉर्मेंस, विठल भाई पटेल पहले केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष बने। और उसके बाद ये जो एरा है वो लगभग लगभग गांधी के हाथ से निकला। गांधी को सजा हुई, और लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 24 में उनको छोड़ दिया गया। पहला 21 दिवसीय उपवास मोहम्मद अली के घर पे आके किया। युवा नाराज हो गए। 1924 में उन्होंने HRA की स्थापना की, और कानपुर में की, और सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन लिखा। 26 में यशपाल छबिलदास और भगत सिंह ने मिलके जो है नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में की। और 27 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई। 28 में साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध हुआ, सबसे पहले बॉम्बे में हुआ। गो साइमन बैक, यूसुफ मेहर अली के द्वारा रचित नारे के द्वारा इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय घायल हुए, मर गए, और उसका बदला लेने के लिए फिर 1928 में HSRA बना, कोटला फिरोज शाह में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, और उसके द्वारा फिर जो है उसका बदला ले लिया गया, और सैंडर्स को मार दिया गया। और फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ, उसमें इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इन पर लाहौर षड्यंत्र का केस चला, और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और ये था तो। और इसी दरमियान 1928 में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, फिर औपनिवेशिक सुशासन का 1 साल का लक्ष्य दिया गया, जो पूरा नहीं हुआ। तो फिर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराते हुए, मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ की घोषणा करते हुए, जो 40 साल की एज में सबसे युवा परमानेंट कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए नेहरू ने तिरंगा होस्ट किया पहली बार, ट्राई कलर, और पूर्ण स्वराज्य की मांग कर डाली। उसके बाद गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के अधिकृत कर दिया गया। फिर CWC की मीटिंग हुई, उसमें प्रति वर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ। और पहला जो है वो 1930 में हुआ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हो जाता है,
12 मार्च से दांडी मार्च शुरू होता है, ठीक है, और वो कितने प्रतिनिधियों के साथ में निकलते हुए यात्रा करते हैं, दांडी मार्च वगैरह वो सब आप देख लेंगे। 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू होता है और फिर बहुत ही अच्छे फेस में चलता है, लेकिन मई जून के में जाके इनको गांधी जी की गिरफ्तारी कर दी जाती है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है अब्बास तैयब जी इसको लीड करते हैं। और यहाँ के जो थोड़े प्रोग्राम्स वगैरह भी देख लेना नॉर्मल से। और गोडेनिल्लू का योगदान है, फिर खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी का योगदान है, लाल कुर्ती आंदोलन है, गोडेनिल्लू जो नागा रानी की उपाधि, नागाओं की रानी की उपाधि दी उसको। फिर यहाँ पे आपके सी राजगोपालाचारी की जो दक्षिण के अंदर यात्रा है वो, फिर ठीक है ना, तिरुवेनवेली आश्रम जो है उन्होंने बनाया था, तिरुचेनगौड आश्रम बनाया था उन्होंने। तो तिरुचेनगौड आश्रम में उसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की, वो भी देखना आपको। और एक यहाँ पे माजेरी सेना है, वानर सेना बनी, ठीक है, एक वन सत्याग्रह हुए, लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखनी है। और इसके अलावा जैसे असहयोग आंदोलन में महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों पे पिकेटिंग की गई, वो प्रोपोजल में नहीं था, यहाँ पे प्रपोजल में ले लिया गया था। और प्रपोजल तो आप सब वैसे देख लेंगे डिटेल में, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना बताना एक मार्गदर्शन वीडियो में। कोशिश करूंगा इसका एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट कोशिश यही करना कि आप ये ज़रूर टच करेंगे। फिर 1933 में गांधी जी ने एक बार दोबारा से यहाँ पर 21 दिवसीय उपवास किया, और ये जो है यहाँ पे हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने किया था। और यहीं से उन्होंने अपने 7 नवंबर 1933 से लेकर जुलाई 1934 तक बाद में अपनी हरिजन यात्रा की थी 20,000 किलोमीटर की पूरे देश में। और 1932 में उन्होंने जो है, इससे पहले कुछ घटनाएं और भी हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 30, 31, 32 में। 31 वाला हुआ, उसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे, और कुछ हल नहीं निकला। 16 अगस्त 1932 को रैम्स मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सुना दिया, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं, दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए 71 सीटों पे उनको प्रांतों में रिजर्वेशन देकर हमारे से तोड़ने की कोशिश की गई। गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। 26 सितंबर को पुनः पैक्ट साइन हुआ अम्बेडकर और गांधी के बीच में। और इसके द्वारा फिर जो है अ, दलितों को 148 सीटें जो है वो प्रांतों के अंदर देने का प्रोविजन रखा गया। और उन्हें केंद्र के अंदर 18% और सांस्कृतिक उन्नयन की बात भी कही गई। उसके बाद गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ जो है उसकी स्थापना की, अस्पृश्यता लीग की स्थापना की, ऐसे मान लीजिएगा। घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया। और फिर 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ बना, और हरिजन पत्रिका निकाली। और 1934 में कांग्रेस छोड़ के हरिजन उत्थान के कार्य किए। हरिजन यात्रा ऑलरेडी बता चुके हैं। इसी दौरान अंबेडकर जो थे वो भी गांधी से असहमत होकर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 24 में बनाई थी, और 27 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका निकाली थी अपनी, न्यूज़पेपर निकाला था उन्होंने, ठीक है। और इसके बाद में 1935 का भारत परिषद अधिनियम आ जाता है। इसमें प्रांतीय स्वायत्ता आ जाती है, केंद्र में द्वैध शासन आता है, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना का प्रोविजन है, सुप्रीम फेडरल कोर्ट की स्थापना का जो प्रोविजन है, ऐसे इसमें आते हैं, है ना। और बर्मा बरार अदन के मसले भी इसमें सोल्व होते हैं, लाइक दिस। उसके बाद 37 में चुनाव होते हैं। कांग्रेस जो है वो अपने 5 के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ में। और उसके बाद में फिर बॉम्बे वाला भी उसमें आ जाता है, उनके सदस्य को बहुमत मिल जाता, तो 6। और उत्तर पश्चिम वाला इन्हीं का है, तो 7। तो 7 के अंदर एक तरीके से अपनी मेजोरिटी से सरकार बनाती है। और 2 में कोलाब्रेशन से बनाती है, और 2 में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब और कृषक प्रजा पार्टी बंगाल के साथ में लीग सरकार बनाती है। फिर 22 अक्टूबर को 1939 को इन्होंने जो है अपना इस्तीफे देने का फैसला किया। और 22 अक्टूबर को, और फिर 22 दिसंबर 1939 को इसी खुशी में जो है भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना है वो मुक्ति दिवस मनाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में जो है अपना एक जिन्ना फार्मूले हैं उनको भी प्रोपाउंड किया था, 14 सूत्रों को। और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो फिर 1939 में जैसे विश्व युद्ध शुरू होता है, तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अवसर है, सुभाष चंद्र कांग्रेस छोड़ चुके होते हैं और उन्हें नज़रबंद किया हुआ होता है हालवेल स्टैचू के विरोध के कारण। और वो
गांधी और नेहरू से कहते हैं कि अवसर का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, लेकिन ये मना कर देते हैं। फिर कांग्रेस सरकार से अलग हो जाती है, लेकिन अपना नैतिक विरोध जारी करने के लिए उन्होंने जुलाई प्रपोजल रखे, और वर्धा कांग्रेस सॉरी रामगढ़ जो सम्मेलन था उसके अंदर उन्होंने प्रपोजल रखा कि अगर आप हमें स्वराज्य देते हैं और हमें इंटरिम गवर्नमेंट देते हैं तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं। लेनिथगो ने ये प्रस्ताव जो है चर्चिल के पास पहुंचाया। चर्चिल ने कहा कि मैं अपने साम्राज्य को समाप्त करने के लिए यहाँ पे शासक नहीं बना हूं। फिर फाइनली जो है यहाँ से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आते हैं, जिसमें भारत को पहली बार डोमिनियन स्टेट्स देने और संविधान सभा द्वारा, भारतीयों की संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की बात अंग्रेजों के द्वारा कही जाती है। तो वो भी आप देख लेंगे इसमें। और उसके बाद फिर कांग्रेस इसको खारिज कर देती है। दरवाजे पे लगी हुई पुरानी कील जंग लगी हुई बता देती है। नेहरू इसको कंपोज करते हैं। और उसके बाद 1942 में आपके एक इसमें ये आता है, सॉरी इससे पहले एक आपके व्यक्तिगत सविनय व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे से स्टार्ट होता है, फिर जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, ये सब आप पढ़ते रहते हो इस तरीके से। और सरदार पटेल वगैरह भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं और अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं 40 में। फिर जनवरी से 41 में दोबारा से करते हैं। 25,000 सत्याग्रही दिल्ली आते हैं, इसलिए इसको दिल्ली चलो नाम भी दे दिया जाता है। उसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन आता है कन्विंस करने के लिए, लेकिन शैतान का औजार बता के नेहरू खारिज कर देते हैं उसको। हालांकि उसमें वही बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव में थी, लेकिन थोड़ा सॉलिड फॉर्मेट उसमें दिया गया था। और उसके बाद क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रपोजल है वो गांधी जी नेहरू जी मिलके और ये सब तैयार करते हैं। और फिर जो है इसको जो है अगस्त क्रांति मैदान में 8 अगस्त को जो है बॉम्बे में बम्बई में जो है इसको पास किया जाता है। इससे पहले जुलाई में भी इसको पास किया जाता है। और फिर यहाँ पे वहाँ पे उसको प्रपोज किया जाता है और यहाँ पे उसको पास कर दिया जाता है। तो 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है, और ये भी यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, और अगस्त क्रांति मैदान के तौर पे आजकल जाना जाता है। 9 अगस्त को शुरू होता है और फिर वो आंदोलन पूरे जोर शोर से चलता है, और उसमें युवाओं का बड़ा योगदान रहता है। प्रमुख कांग्रेस लीडर ने जेल में चले जाते हैं, इसलिए जनता स्वतः स्फूर्त आंदोलन के तौर पे इसको चलाती है। सेल्फ मोटिवेटेड आंदोलन था, इसलिए ये जन आंदोलन था। समानांतर सरकारें बनती हैं, तो देखना वो सतारा, बलिया और मिदनापुर और कोराटपुर उड़ीसा में बनती हैं, सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली। और ये सारा जो कौन कौन लीडर हैं ये सब देखना है इसमें क्वेश्चन आपको, ठीक है। और फिर जो प्रमुख साम्यवादी नेता हैं उन्होंने क्या क्या किया, उषा मेहता ने रेडियो से प्रसारण किया, ये सारी देखना है। एक यहाँ पे एक मातंगिनी हजारा थी, 73 वर्षीय महिला, वो यहाँ पे शहीद हो जाती है। ये चीज़ें आपको देखने हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर उसका जो है अफगानिस्तान से होते हुए रशिया जाना, फिर जर्मनी आना, फिर वापस जो है जापान जाना, फिर सिंगापुर में आईएनए की कमांड ले लेना, और इंडियन जो इंडिपेंडेंस लीग है रास बिहारी बोस की जापान टोक्यो में स्थापित की गई उसको ले लेना। और फिर जो मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मलेशिया में नारा देना, दिल्ली चलो, है ना, नेताजी की उपाधि, ये सब उनके। और फिर आज़ाद हिंद फौज रेडियो से प्रसारित करके गांधी जी को राष्ट्रपिता 1944 में संबोधित करना, अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज नाम देना, ये सारा भी आपको देखना है। फिर ताइको हवाई अड्डे पर उनका मरना, और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर जो थे शाहनवाज और गुरबख्श ढिल्लों और प्रेम सहगल पे मुकदमा चलाना, और उसे फिर कैलाश काटजू वगैरह जो है, और ये जो है उन्होंने लीड किया था इसको, तो उस मुकदमे को दोबारा से जो है उनके पक्ष में, वीरों के पक्ष में जितवाने का काम किया। वो सारा देखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में फिर रॉयल इंडियन जो नेवी थी, ब्रिटिश नेवी जो थी, उसके अंदर भारतीयों का विद्रोह है, राशिद अली वगैरह, और वो भी थोड़ा थोड़ा देखना है इसके अंदर। और ख़राब भोजन के कारण जो है वो बॉम्बे में, कराची में, सब जगह पे विद्रोह हुए, वो भी देखना है। फिर 1944 का सीआर फार्मूला है, और 1945 का वेवेल प्लान है, और फिर शिमला सम्मेलन है, और 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के दीर्घकालीन प्रस्ताव,
कमजोर केंद्र का प्रस्ताव, अंतरिम सरकार का प्रस्ताव, संविधान निर्माण की प्रोसेसिंग का काम और पाकिस्तान को खारिज करने का काम, और गांधी के द्वारा सबसे बेस्ट योजना बताना। फिर सीधी कार्यवाही दिवस जो है उसका एक तरीके से संपादित होना 16 अगस्त को। और फिर आपका जो है क्लेमेंट एटली के द्वारा फरवरी 1947 में घोषणा करना कि हम आपको 30 जून 1948 से पहले हर हाल में आज़ादी दे देंगे। माउंटबेटन का 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आना, और 3 जून प्लान प्रपोज करना, और फिर उसको फॉर्मेलिटीज़ के साथ में 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन जाना, और फिर भारत का आज़ाद हो जाना। ये सारा घटनाक्रम, और फिर वो जो फ्रीडम एट मिडनाइट, एक तरीके से ट्विस्ट विद डेस्टिनी का भाषण देना, ठीक है, ये सब है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। और इसके अलावा थोड़े से पिजन मोमेंट भी आप देख लेंगे हल्का सा, जैसे बारदोली किसान आंदोलन है 1928 में सरदार की उपाधि दी गई, वो चंपारण किसान आंदोलन 17 का है। फिर खेड़ा किसान आंदोलन 18 का है ना। तेभागा किसान आंदोलन जो है वो आज़ादी तक चला, आज़ादी के बाद तक डिस्पर्स हुआ, ये बंगाल में चला था 3/20 वाले भाग पे, 3 कटिया पद्धति वाला, है ना। ये चंपारण वाला जो है ना, ये फिर चंपारण वाला तो डिस्पर्स हो गया था 3 कटिया में, लेकिन फिर तेभागा आंदोलन जो था एक अलग था। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तिभागा चाहिए का मतलब है कि 2/3 हमें चाहिए और हम हमारे ही खेतों में करेंगे, जबकि वहाँ के जो बंगाल के जो लैंड प्लानेटर्स थे वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर लाके ज़मीन में आप अनाज को लाओ, हमारे घर निकालो, फिर हमें 2/3 दो, आप 1/3 रखो। तो इसके लिए तिभागा आंदोलन चला था, जो आज़ादी के बाद में जो है क्लियर हुआ था। एनीवेज, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपको एक बहुत बेहतरीन हिस्ट्री पढ़नी है। एंड टिल दैट, बाय बाय। हम मिलेंगे एक और अच्छे एक्सक्लूसिव वीडियो में, जिसमें आपको और ज़्यादा डिटेल के साथ में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ध्यान रहे कि क्वेश्चन वही करना है जो आपको आ रहा है। 50-50% है वो ज़रूर करना है, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसमें जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, वाहेगुरु, अल्लाह, कृष्ण, आपके ये ईसा मसीह, ऐसा करके कोई छक्का नहीं लगाना भाई, वरना सीधे नीचे आओगे नेगेटिव मार्किंग में और ऐसे दिखाई दोगे। ओके। ओके।